हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आपसे दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए कि सर हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए देर न करते वीडियो में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन यानी अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है। सो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बता दूं फिर से कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों डॉक्टर केशव सिन्हा क्लास 10th का जो है आपका फर्स्ट नंबर चैप्टर, जिसे पढ़ना है हम लोग का रियल नंबर, है ना, वास्तविक संख्या। तो इससे पहले दोस्तों हम सब जान लेंगे कि आखिर रियल नंबर वास्तविक संख्या होता क्या है। तो मैं थोड़ा सा दोस्तों आपको इस वीडियो में परिचय देने वाला हूं, तो आप हमारे साथ जो इस वीडियो में बने रहेंगे। और सबसे पहले हम लोग परिचय जानेंगे वास्तविक संख्या आखिर होता क्या है। ठीक है, ये सभी चीज़ के बारे में पहले हम लोग सीख लेंगे और दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं वास्तविक संख्या होती क्या है। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे संख्या के बारे में कि आखिर संख्या होती क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जानेंगे संख्या जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने दोस्तों? दो प्रकार के, एक होते हैं वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे दोस्तों? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर वास्तविक संख्या आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं, चलिए जान लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि सरल रेखा के अनुदिश किसी राशि को प्रस्तुत करने वाला मान, है ना, क्या कहलाता है दोस्तों? वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, आपको एक सरल रेखा लेना है। ठीक है, सरल रेखा लेते हैं, सरल रेखा के बीच में क्या करते हैं, एक ओ बिंदु लेते हैं जिसके नीचे क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है, पता है आपको। उसके बाद आप दाहिना तरफ यानी जिसको हम लोग धनात्मक बोलते हैं, दाहिना तरफ वाला मान को क्या बोलेंगे? धनात्मक मान। तो ये जो भी दाहिना तरफ मान है आपका 1 2 3 4 इन्फिनिटिव यानी कि अनंत तक के जो भी संख्या आते हैं, और शून्य से बाएं तरफ जो ऋणात्मक मान होते हैं -1 -2 -3, ये सभी के सभी जो ऋणात्मक मान है ये आपका ऋणात्मक होते हैं, जो आपका सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है दोस्तों? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या जो है आपको पूर्णांक जो है, पूर्णांक आगे बताएंगे, पूर्णांक जो है हर एक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होता है, तो वास्तविक संख्या पूर्णांक हो सकता है ना, तो बताया जाता है। तो चलिए उसको हम आगे बताएंगे समझा करके। बाकी दोस्तों सबसे पहले ये चीज को समझेंगे वास्तविक संख्या आखिर होते क्या है। तो जितने भी धनात्मक और ऋणात्मक मान है आपका, है ना, संख्या रेखा पर, या तो भीड़ में P/Q के रूप में भी हो तो भी आपका वास्तविक संख्या होंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो हमने लिखा है -3 -2 और भी हो सकते हैं, -4 -5, इस तरीके से जितने भी संख्या ऋणात्मक वाला हो सकते हैं सभी। और उसके बाद दोस्तों रूट में भी अगर प्लस में हो √3 √4, है ना, √5, इस तरीके से जो भी संख्या है रूट में वो भी आपका धनात्मक होना चाहिए, तब वो वास्तविक संख्या में आएंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप -3 ले लेंगे रूट में, तो वो आपका काल्पनिक संख्या बनेगा। कौन सा? काल्पनिक संख्या, जो आपको उस साइड में बताया गया है, हम आपको बताते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने शून्य को भी लिया है, 1 2 3 3/2 5/3। कहने का मतलब हमने परिमेय संख्या के रूप में भी लिखा है और पूर्णांक के भी रूप में लिखा है, और यही सब जो संख्या है माइनस वाला, रूट वाला जो भी है, ये सभी के सभी वास्तविक संख्या हमारा होंगे। ठीक है, जितने भी है सभी के सभी वास्तविक संख्या होंगे। लेकिन काल्पनिक संख्या कौन होते हैं? जो रूट में हो और माइनस में हो। ठीक है, ऋणात्मक मान हो और रूट में हो, वो सभी के सभी काल्पनिक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं काल्पनिक संख्या की, तो देखिए क्या बोला जाता है, ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग करने पर हमें क्या होता है? एक ऋणात्मक मान ही प्राप्त होता है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? काल्पनिक संख्या कहेंगे। जैसे में हमने लिखा है -1 -2 -3, ये सभी के सभी जो आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, यानी कि माइनस में और रूट में हो तो आपको पता हो जाना चाहिए कि एक काल्पनिक संख्या है। कौन सी संख्या दोस्तों? काल्पनिक संख्या। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है कि शून्य को वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों माना जाता है। ठीक है, शून्य ना तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, आपको तो पता है। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि शून्य को वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों माना जाता है। ठीक है, तो आप इसे भी ऐड कर लेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैंने इसको भी लिखा है, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, किसको? वास्तविक संख्या को, रियल नंबर के 2 भागों में बांटा गया है। एक है दोस्तों परिमेय संख्या और दूसरा है आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या के कहते किसको है, तो चलिए जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए। ठीक है, जिसे दोस्तों P/Q के रूप में लिखा जाए वो हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, जैसे में हमने लिखा है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं।
P बटा Q यानी Q इज नॉट इक्वल टू शून्य। कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि Q का मान जो है शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में लिख दिए 4 बटा शून्य, ये हमारा परिमेय संख्या है, पूछा जाएगा। मान लीजिए सपोज दैट है ना 4 बटा शून्य पूछ दिया परिमेय संख्या है, तो आपको बताना है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको पता लग रहा है कि Q का मान शून्य है और बोला जाता है परिमेय संख्या में कि P बटा Q यानी कि Q इज नॉट इक्वल टू शून्य, है ना। यानी कि दोस्तों P बटा Q के रूप में आपका परिमेय संख्या तो होता है, लेकिन अगर Q के मान अगर शून्य हो जाए तो आपको परिमेय संख्या में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पर 4 बटा शून्य परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आंसर गलत हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों परिमेय संख्या की बात करें तो 2 बटा 3, 7 बटा 5, -3 बटा 2, 0, 1, 2, 3, 4 यानी जितने भी आपका संख्या रेखा पर जो दर्शाया हुआ रहता है माइनस वाला प्लस वाला संख्या, वो सभी के सभी वास्तविक संख्या होंगे और परिमेय संख्या भी होंगे और बोला जाए तो पूर्णांक भी होंगे। ठीक है, तो हम आपको आगे बताते हैं। चलिए किस तरीके से होंगे, सबसे पहले जान लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए और Q इज नॉट इक्वल टू शून्य हो। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। इरेशनल नंबर क्या है? तो ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू शून्य को बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्या बोल रहा है कि P और Q पूर्णांक तो है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है शून्य को, है ना, अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है ना। बोल रहा है क्या किया जाता है? अपरिमेय संख्या हमेशा जो है दोस्तों क्या चीज में होता है? रूट में होता है। क्या चीज में होगा? रूट में होता है। और इसके बाद किया जाए तो नीचे हमने लिखा है कि परिमेय संख्या का जो है यानी इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, अब हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ ही बताएंगे कि परिमेय संख्या का जो है दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, लेकिन बात किया जाए अपरिमेय संख्या का तो इसका दशमलव प्रसार जो है दोस्तों अशांत अनावर्ती होता है। अनावर्ती के मतलब वो कभी कटेगा ही नहीं। ठीक है, और शांत आवर्ती के मतलब हो गया भागा देने के बाद पूरा कट जाएगा तो हो गया आपका शांत आवर्ती। और इसी में बोला जा रहा है कि अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती दोस्तों ऐसा होता है जैसे आप भागा दे रहे हैं तो आपका आ रहा है 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से जब कट के जो संख्या मान लेते हैं जिसमें हमने भागा दिया है ना, भाज्य में भाजक से भागा दिया तो फिर जाकर के वही भाज्य आ गया लास्ट में, तो हम उसी के फिर हम जब संख्या को रिपीट करेंगे, करने का मतलब फिर भागा देते जाएंगे तो आपको आएगा 1 2 3 4 5। यानी किस तरीके से दोस्तों आपका आते रहेगा और वो संख्या पूरा कटेगा नहीं, यानी किस तरीके से रिपीट करेगा तो आप समझ लें कि वो हमारा अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर में एक बार का चिन्ह देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं अशांत आवर्ती को पहचानते हैं और जो पूरा कट के शून्य आ जाए वो समझ जाते हैं कि वो शांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे। बाकी दोस्तों अब हमको परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है अब हम ये चीज को जानेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि शांत और अशांत आवर्ती आखिर होता क्या है ना, किससे कहेंगे, यानी कि हम बनाएंगे तो हमको पता कैसे लगेगा कि कौन शांत है और कौन अशांत आवर्ती है। ठीक है, और कौन सा जो है अशांत अनावर्ती है। तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर के आया हूँ, तो आप उसे ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा 1/7 है, तो हम क्या करेंगे 1/7 यानी कि P बटा Q के रूप में हमारा परिमेय संख्या तो है। अब हमको पता होना चाहिए कि ऊपर वाला जो है अंश है, नीचे वाला हर है। ठीक है, और हम भागा देकर के शांत और अशांत को पता करेंगे। तो कैसे, तो आपको पता है कि 7 भागा में यानी कि 7 से भागा देने के लिए कह रहा है किसमें दोस्तों 1 में। ठीक है, अब आप बताएंगे कि अगर 1 में 7 से भागा दिया जाए तो लगेगा नहीं लगेगा, तो आपको पता है कि एक शून्य को बैठाते हैं। ठीक है, तो शून्य को बैठाएंगे तो इसके बदले क्या देंगे दोस्तों दशमलव देंगे और उसके पहले जो है आप एक शून्य को लगा देंगे, क्योंकि आपको बताया है कि दशमलव के पहले शून्य को लगाया जाता है इसलिए ताकि दशमलव जो है पता चल सके, है ना, यानी कि दशमलव को इंगित करने के लिए उसके पहले शून्य लगाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आप लगाएंगे 10 में तो 7 एकम 7 जो है लगेगा। अब आपका बच जाएगा कितना दोस्तों 3 बच जाएगा शेष। ठीक है, जब आपका 3 बच जाएगा तो बताएंगे कि 7 में अब फिर भागा देंगे 7 से 3 में तो लगेगा नहीं ना लगेगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों फिर से यहाँ पर एक शून्य को उतार देना है।
तो अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर हमने एक शून्य को उतार दिया तो फिर दशमलव देना पड़ेगा। तो नहीं दोस्तों, अब आपको दशमलव नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव दिया गया एक बार तो बार बार नहीं दिया था। ठीक है, अब आप जितना बार लगाओगे वो अंक को वहाँ पर दर्शाओगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर लगाते हैं 7 चौके 28, यही लगेगा। तो 7 चौके 28 लगाओगे तो कितना शेष बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2। 28 2 30 होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि 2 तो आ गया, क्या आया? 2 आ गया। अब हम फिर 7 से भागा देंगे तो क्या 2 कटेगा? नहीं कटेगा। तो आपको फिर दिमाग क्या कहेगा कि चलिए एक शून्य और बिठाते हैं, है ना, और आगे बढ़ते हैं फिर से। तो 7 दूनी 14 लगाएंगे आप, 3 लगाएंगे, 21 तो नहीं लगेगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 लगाएंगे तो आपका शेष क्या बचेगा दोस्तों? 6। बाकी इधर खत्म हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि फिर यहाँ 6 बचेगा, फिर 7 से भागा देंगे तो 6 तो कटेगा नहीं। तो फिर आपको क्या करना है? शून्य को बैठाना है। ठीक है, यानी कि जब तक नहीं कटता है तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कहाँ पर जाके कटता है। चलिए अब यहाँ से आगे देखेंगे। 7 8 56 लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों? 7 8 56 बचेगा दोस्तों कितना? 4। फिर कट जाएगा, है ना। 56 और 4 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब फिर 4 आ गया, फिर 7 से भागा देंगे तो 4 तो कटेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? फिर से यहाँ पर 0 को बैठाना होगा। ठीक है, अब फिर 7 का पारा पढ़ेंगे, 40 में भाग देंगे तो 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 6 42। तो 40 से ज़्यादा हो गया 6 मुताबिक। तो 7 पचे क्या लगाओगे? 35। एक लगेगा तो 35। तो बचेगा कितना दोस्तों? 5। क्या बचेगा? 5। 35 5 होता है 40। अब यहाँ पर 5 है, फिर 7 से नहीं कटेंगे तो आपको क्या करना होगा? फिर से 0 लेना होगा। अब यहाँ पर भागा देंगे तब हो जाएगा 7 7 49। क्या हो जाएगा? 49। अब बचेगा कितना दोस्तों? 1, तो हो जाएगा 50। अब आप बताएं कि ए वाला जो 1 है यहाँ पर भी था। कहाँ था? हम जहाँ शुरू से भागा दे रहे थे वहाँ पर भी 1 था, और फिर मेरा यहाँ पर 1 आ गया, है ना। यानी कि दोस्तों यहाँ पर फिर 0 लगाएंगे तो फिर आपको वही बताना होगा। 7 एकम 7 लगेगा, फिर 0 बैठाएंगे तो 7 चौके 28 लगेगा। अब फिर यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो 7 दूनी 14 लगेगा। यानी कि दोस्तों ये वाला संख्या को फिर से क्या करने लगेगा? यहाँ से रिपीट करने लगेगा। क्या करने लगेगा दोस्तों? रिपीट करने लगेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि परिमेय संख्या में शांत आवर्ती किसको बोलते हैं, है ना, और अशांत आवर्ती किसको बोलते हैं। अभी आपको पता नहीं लगा, अभी आपको पता लगा है अशांत आवर्ती के बारे में। यानी कि दोस्तों जो संख्या में भागा दे रहे थे वही संख्या यहाँ पर आ गया, और फिर जब शून्य बैठाएंगे तो यही संख्या को रिपीट करेगा आगे की ओर। तो हम क्या करेंगे? यही पूरी छोड़ देंगे और इसके ऊपर भी एक बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बार बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीका से इसको लगा देना है तो समझ में आ जाएगा कि ये हमारा जो है अशांत आवर्ती है। कौन सा? अशांत आवर्ती, इसी को बोलते हैं दोस्तों अशांत आवर्ती। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया। यानी कि जो संख्या में भागा दे वही संख्या यहाँ पर आ जाए तो आप वहाँ से आप कर देंगे भागा देना बंद, और उस संख्या पे क्या कर देंगे? एक बार लगा देंगे तो आपका यहाँ पर आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता देना है कि ये जो है हमारा अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब शांत आवर्ती के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 1/8। ठीक है, तो चलिए 1/8 लिए थे। अब हम क्या करेंगे? 8 से 1 में भागा देंगे। ये ना भागा 8 में है, 8 हमारा क्या चीज में है? भागा में। तो 8 से भागा देंगे 1 में। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 में तो लाएगा नहीं, तो हमको वो दशमलव देना पड़ेगा, यहाँ पर 0 देना पड़ेगा, है ना। 0 बैठाने दशमलव देंगे तो 8 एकम क्या लगेगा दोस्तों? 8। बचेगा कितना शेष? 2। अब यहाँ पर 2 बचेगा, 8 से भागा दोगे तो नहीं लाएगा, तो आपको क्या करना होगा? शून्य को बैठाना होगा। तो 8 2 16 लगाओगे, है ना। बचेगा कितना दोस्तों? 4। यहाँ पर कट जाएगा। अब 4 है तो 8 से तो कटेगा नहीं, तो फिर शून्य लेंगे। अब आपका यहाँ पर 8 5 40 जो है देखिए कट गया, है ना। तो कहने का मतलब है दोस्तों जो कट के शून्य आ जाए, क्या आ जाए? शून्य आ जाए। इस तरीक़ा से पूरा पूरा कट जाए, है ना, तो वो आपका हो जाएगा शांत आवर्ती। इसका आंसर हो जाएगा 0.125। और ये कौन सा आवर्ती हो जाएगा दोस्तों? शांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि शांत आवर्ती किसको बोलते हैं और अशांत आवर्ती किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्लियर हो गया, तो आप इसे नोट करेंगे। और बाकी दोस्तों हम लोग अशांत अनावर्ती के बारे में जानेंगे कि आखिर अशांत अनावर्ती क्या होता है, जो हमने आपको बताया है कि कभी नहीं कटेगा, यानी कि दोस्तों कभी कटता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा है अशांत आवर्ती में √2 √3 √5। यहाँ पर √4 नहीं लिखे हैं, क्यों?
क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जिस संख्या का यानी जो है जो वर्गमूल में है और उसका पूर्ण वर्ग होता है, ठीक है, जो वर्गमूल में संख्या है उसका पूर्ण वर्ग होता है वो आपका अपरिमेय संख्या नहीं क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या। अब बोलिए कैसे। यहाँ पे हमने √4 को बोला कि परिमेय संख्या है और हमने ये भी बोला कि जितने भी रूट में हमें संख्या है वो सभी अपरिमेय संख्या है। नहीं, जिसमें वैसा संख्या जिसका पूर्ण वर्ग हो रूट में, ठीक है, वैसा संख्या जिसका पूर्ण वर्ग हो रूट में वो आपका परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है, और बाकी जिसका पूर्ण वर्ग ना हो वो आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे में देखिए हमने लिखा है √2, √3, √5 और √4 अभी हमने आपको लिख के बताया कि √4 जो है परिमेय संख्या है। कैसे, √4 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है दोस्तों, 2, और 2 क्या है, 2 एक वास्तविक संख्या है और एक पूर्णांक है, तो हर एक पूर्णांक वास्तविक संख्या होता है और पूर्णांक को p/q के रूप में लिखा जाता है, आपको पता है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है दोस्तों, 1 होता है ना, तो 2/1 यानी p/q के रूप में है, तो p/q के रूप में जिसे लिखा जाए वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है ना। तो आपको पता हो गया। अब इसी तरीके से √9 की बात किया जाए तो √9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 भी क्या है, पूर्णांक है ना, और इसे भी हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, √9 परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होंगे, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से बात करें √16 का, √25 का, यानी कि हमने आपको क्या बताया, जिसका पूर्ण वर्ग हो जाए वो आपका समझिए कि रूट वाला परिमेय संख्या है, ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या। समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो भी रूट में होगा जिसका पूर्ण वर्ग होगा वो आपका परिमेय संख्या, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा वो आपका अपरिमेय संख्या। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि अपरिमेय और परिमेय संख्या सही में सर इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो चलिए होता भी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अपरिमेय संख्या जो है अनावर्ती क्यों होता है ना, आसान अनावर्ती क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं। √2 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे दोस्तों, वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 3 अंक जो है ना, 2 गो शून्य का जोड़ा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, जोड़ा। हमको √2 का वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, 3 गो जैसे संख्या, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या ये है, एक संख्या ये, एक संख्या ये है, ठीक है। माना कि ऐसे 2 और 2 4 2 6 गो शून्य लेना है जिसमें 2 का जोड़ा लगाना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर भाग दे करके निकालना है वर्गमूल, ठीक है। देखिए कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है 2 क्या है, 2। अब यहाँ पर ऊपर नीचे ऐसा कौन सा संख्या से गुना करेंगे कि हमारा जो है वहाँ पर गुना करने के बाद उस अंक से नीचे आए या तो पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 1 से गुना करेंगे तब जाकर के 1 आएगा, और नहीं तो दोस्तों 2 2 से गुना करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 से तो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हमारा लगने वाला संख्या नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, 1 गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा 1 और यहाँ पर जो लिखा जाएगा 1, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पर जो होता है संख्या जुड़ता है, यहाँ पर गुना नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हमने मान में गुना कर लिया, 1 गुने 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, और यहाँ पर संख्या जो क्या होता है, जुड़ता है, तो 1 1 हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वो घटेगा, और यहाँ जो है ऊपर नीचे ऐसा गुना करेंगे जो कि हमारा इस अंक के नीचे लगे या तो पूरा पूरा कट जाए, जिस तरीके से भागों को बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वर्गमूल में ऊपर नीचे उसी संख्या से गुना करके बनाना पड़ता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर 1 1 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 को शून्य उतारे, कहने का मतलब है जोड़ा अंक उतारेंगे और यहाँ पर दोस्तों दशमलव दे देंगे, ठीक है। दशमलव नहीं देंगे, 2 अंक के बदले में 1 शून्य होता है ना, तो दशमलव दे देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 100 हो गया। अब 2 से हमको क्या करना है, ऐसा ऊपर नीचे संख्या से गुना करना है 2 में, है ना, ऊपर नीचे संख्या से भी गुना करना है और इसमें भी गुना करना है। गुना करने के बाद हमारा 100 के आसपास में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर 3 मरतबे लगाते हैं, ठीक है, तो 3 मरतबे क्या होता है दोस्तों, 3 3 9 3 दूनी 6, 23 से 69 होता है ना। और 4 मरतबे अगर लगाते हैं, 4 से पूरा करते हैं तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 है 9, यानी कि दोस्तों 24 चौक 96 आपका लग जाएगा, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा 4 मरतबे। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 9, तो 9 में से 9 गया कट, है ना, यानी 4 बचा खाली। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 4 8 2 के 2, यानी कि 24 और कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 बचा, तो फिर हम क्या करेंगे, जोड़ा को उतारेंगे। वर्गमूल में जोड़ा उतारा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमेशा जोड़ा एक अंक नहीं,
अब यहाँ पर हमारा 400 आ गया, तब हम 28 में कितना से ऊपर नीचे गुना करेंगे कि इसमें गुना करने पर और इसमें भी गुना करने के बाद 400 के आसपास में आ जाना चाहिए या उससे कम। ठीक है, चलिए आसपास मतलब कहने का मतलब है काट भी जाना चाहिए पूरा पूरा। अगर कटता है तो काट देंगे और नहीं कटता है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे ऐसे संख्या से गुना करेंगे कि इसके पीछे लगे। ठीक है, ऐसे तो हमारा ये √2 अपरिमेय संख्या है, तो √2 अपरिमेय संख्या है तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, है ना, आपको तो पता है। चलिए फिर भी इसको बना के चेक करते हैं कि ये संख्या कटता है या नहीं कटता। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 2 से लगाते हैं। कितना से? 2 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 तो यही कर देगा, है ना। तो ये तो 400 है ही, तो हमको यहाँ पर 1 से लगाना हो। कितना से? 1 से। तो लिखेंगे 1 एकम 1, 8 एकम 8, 2 एकम 2, यानी कि 281 लगाएंगे। इसको जोड़ देंगे 1 1 2, 8 के 8, 2 के 2। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों क्या करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद फिर इसको घटा देंगे। 10 में से 1 गया 9, तो यहाँ बच गया कितना दोस्तों? 9। 9 में से 8 गया 1, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 119 आ गया। फिर ऊपर से क्या करेंगे, 2 शून्यों को उतारेंगे, है ना, जोड़ा अंक उतारेंगे। अब इसको में ऐसा कौन सा संख्या से हम फिर गुना करेंगे, है ना, ऐसा ही संख्या में कि हमारा इसके आसपास में आ जाए। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर 4 से गुना करते हैं। कैसे? क्योंकि 4 से गुना करेंगे तो हमारा चांस है कि इसके आसपास में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, 4 चौक 16 6 हाथ में चाहिए, 4 दूनी 8 है 9, और 8 चौक 32, 32 के 2 हाथ में बच गया 3, और 4 दूनी 8 3 11। देखिए आ गया ना, 11,296 आ गया। तो इस तरीके से हमने 4 बार में लगा दिया। अब इसको जोड़ देंगे, 4 4 8, यहाँ हो जाएगा 2 के 2, 8 के 8, 2 के 2। ठीक है, और यहाँ पर घट के हो जाएगा कितना दोस्तों? 10 में से 6 हो गया 4, 9 में से 9 गया 0, है ना, यहाँ बच गया 8 में से 2 गया 6, ये पूरा पूरा कट जाएगा। फिर दोस्तों इसी तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, 2 संख्या यहाँ पर शून्य आ जाएगा, है ना। फिर ऊपर से जोड़ा अंक उतारेंगे ना, तो इसी तरीके से दोस्तों आपको क्या होगा, संख्या बढ़ते जाएगा, लेकिन ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। ठीक है, आपको पता होगा कि √2 का जो वर्गमूल होता है 1.414, और इससे आगे बहुत सारे संख्या होता है जो यहाँ पर लगभग में माना जाता है कि √2 का जो वर्गमूल है 1.414 होता है। ठीक है, तो यानी कि जितने भी रूट में है जो पूरा पूरा नहीं करता है वर्गमूल में, वो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो अशांत अनावर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, शांत और अशांत आवर्ती के बारे में पता करेंगे। और ये हमारा हो गया अशांत अनावर्ती, जो कभी कटेगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से हमेशा 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य लेते जाएगा और ये कटने वाला संख्या नहीं है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भागा दे करके चेक तो करना था ही नहीं। ठीक है, लेकिन हमने चेक करके आपको बता दिया। ऐसे आपको मान लेना है कि जितने भी संख्या रूट में है, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग हो जाए, समझिए पहले बढ़िया से, जिसका पूर्ण वर्ग हो जाए वो आपका परिमेय संख्या में हो जाएगा। रूट है लेकिन वो पूर्ण वर्ग है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन जो रूट में है उसका पूर्ण वर्ग ना हो तो आपको बस समझ लेना है कि वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। आपको बहुत सारे ऐसे रूट में संख्या है जिसका वर्गमूल आपको याद होगा, तो आप उससे कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो संख्या है रूट में परिमेय है और ये वाला जो संख्या है रूट में अपरिमेय है। ठीक है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, उसका अंतर को निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्या करेंगे, शांत या शांत और अशांत अनावर्ती के बारे में हम लोग इस वीडियो में यहाँ तक के जान गए। अब हम लोग जानेंगे आगे कि परिमेय संख्या के जो है कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए उसको जान करके, थोड़ा सा और कुछ पॉइंट है उसको जान करके हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जानने वाले हैं कि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर को जो है कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया है कि रेशनल नंबर जो है परिमेय संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। कितने दोस्तों, 2 भागों में। सबसे पहला है फ्रैक्शन यानी भिन्न, और दूसरा है दोस्तों इंटीजर जिसको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया भिन्न के बारे में, तो भिन्न वही होता है जिसे p/q के रूप में लिखा जाए और q इज नॉट इक्वल टू क्या हो दोस्तों, 0 हो। ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल में दिया है 2/3, 5/2, 4/5, इस तरीके से और भी हमारा भिन्न हो सकता है। इस तरीके से दोस्तों अब हमारा दूसरा आता है यहाँ पर पूर्णांक यानी कि इंटीजर। यानी कि इंटीजर दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता दें कि इंटीजर जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है दोस्तों एक ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है शून्य पूर्णांक, और तीसरा होता है दोस्तों धनात्मक पूर्णांक। कैसे, देखिए आपको पता है कि हर एक जो पूर्णांक है, हर एक संख्या पूर्णांक में जो होती है ना, वो सभी के सभी क्या होते हैं दोस्तों, पूर्णांक होते हैं। ठीक है,
यानी कि जितने भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होती है और शून्य होती है वो सभी के सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बता दिया है कि पूर्णांक जो है 3 भागों में बांटेंगे, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक शून्य पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर आप देख रहे होंगे शून्य जो है शून्य पूर्णांक है, और इसका जो बाएं तरफ वाला जो संख्या है और ऋणात्मक पूर्णांक है जिसको इसमें नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, और बीच वाला जो शून्य है ना, वो हमारा शून्य यानी कि 0 इंटीजर है। और इसका जो दाहिने तरफ होता है 1 2 3 4 5 इस तरीके से इंफिनिटी तक, वो सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अनंत तक होंगे। ठीक है, तो सब हमारा पॉजिटिव इंटीजर, और इधर बाएं साइड वाला नेगेटिव इंटीजर, और जो बीच में होता है शून्य वो हमारा 0 इंटीजर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, पूर्णांक के बारे में जानना है। और एक चीज बता दें कि प्रत्येक पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होती है, नहीं होती है, हम आपको अभी बताएं कुछ दिन पहले, क्योंकि दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है, Q का मान में 1 होता है ना, कुछ नहीं होता तो क्या होता है दोस्तों, बटा में 1 होता है। तो आप बताएंगे कि -3/1 एक परिमेय संख्या होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, हम आपको पीछे बताए हैं। क्योंकि जितने भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होते हैं, और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने पीछे बता दिया है, आपको यहाँ पर भी रिपीट कर दिया। तो चलिए हमें यहाँ पर ही मतलब हम कन्फर्म हो चुके हैं कि आपको ये चीज़ ठीक हो गई हो। ठीक है, यानी कि मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप यहाँ तक के समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों अब हम अगला बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या की। ठीक है, आखिर होल नंबर क्या होता है। तो पूर्ण संख्या दोस्तों होल नंबर उसे बोलते हैं, यानी प्रकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर क्या होता है दोस्तों, पूर्ण संख्या बन जाता है, जो आपको पता होगा क्लास 9 में पढ़े होंगे। ठीक है, यानी कि प्रकृत संख्या में शून्य को क्या करेंगे, शामिल करेंगे। प्रकृत संख्या किसे बोलते हैं, गिनती की संख्या को, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो भी संख्या है ये हमारा प्रकृत संख्या है। और उसके पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, शून्य को शामिल कर देंगे तो बन जाएगा होल नंबर। ठीक है, यानी कि बन जाएगा दोस्तों पूर्ण संख्या। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं सम संख्या किसे कहते हैं, इवन नंबर के बारे में। तो सम संख्या दोस्तों उसे कहा जाता है, यानी कि ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो दूर से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो दोस्तों, सम संख्या उसे कहेंगे जो पूर्णतः दूर से विभाजित हो। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 12 14 16 18 20, यानी कि वैसी संख्या जो दूर से पूर्णतः विभाजित हो वो आपका सम संख्या कहलाएंगे। ठीक है, इसी का अपोजिट होता है दोस्तों विषम संख्या, यानी कि ऐसी संख्या को कहा जाता है जो 2 द्वारा पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, यानी 2 से विभाजित नहीं हो वो आप समझ जाएंगे कि विषम संख्या कहलाएंगे। कौन सी संख्या दोस्तों, विषम संख्या। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में 1 3 5 7 9 11 है ना, 13 हो जाएगा, उसके बाद आपका 15 हो जाएगा, यानी कि 2 से वो संख्या ना कटे। ठीक है, वही आपका क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो यहाँ तक कि आपको क्लियर होगा, आपको जानकारी भी होगा, पता भी होगा। तो मैंने दोस्तों इस चैप्टर में रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको जो है आगे का सिलेबस बनाने में परेशानी ना हो। ठीक है, मैं आपको फिर से मतलब रिवाइज करा दे रहा हूँ, याद करा दे रहा हूँ। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे दोस्तों। इसमें अब हम लोग का थोड़ा सा पॉइंट और बच चुका है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। सबसे पहला है हमारा यौगिक संख्या या भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानेंगे दोस्तों कंपोसाइट नंबर किसे कहा जाता है। ठीक है, यौगिक संख्या को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कंपोसाइट नंबर, यानी कि ऐसी संख्या जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त क्या बोला जा रहा है, ऐसी संख्या जिसके एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणज होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अन्य गुणज होते हैं, उन्हें यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात किया जाए तो 4 के अगर गुणज किया जाएगा तो क्या क्या होगा दोस्तों, तो 4 का गुणज में होगा 1 है ना, 1 से 4 कटेंगे, 2 से कटेंगे और अपने आप से कटेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर क्या बताया जा रहा था कि एक और स्वयं के अतिरिक्त। तो देखिए यहाँ पर एक और स्वयं 4, इसके अतिरिक्त जो संख्या और से कटेगा, यानी 2 से कट रहा है 4, तो यहाँ पर हमारा जो 4 हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यौगिक संख्या यानी कि भाज्य संख्या में हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से 6 की बात किया जाए तो आप 6 के गुणज लिखेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 है ना, 1 से भी कटेगा, 1 6 और 2 3 6 और 3 दूनी 6 और अपने आप से कटेगा, है ना दोस्तों। तो देखिए एक और स्वयं के अलावा और अतिरिक्त अंक से कट रहा है ना 6, इसीलिए वो हमारा क्या हो जाएंगे,
तो यौगिक संख्या यानी कि भाज्य संख्या हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर इतना सारा एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको समझ में आ जाएगा और आप इसका गुणज करके देखेंगे, है ना, गुणनखंड करके देखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, गुणनखंड करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें हमारा कौन सा संख्या जो है एक और स्वयं के अलावा अतिरिक्त अंक से कट रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएंगे, यौगिक संख्या कहलाएंगे यानी कि भाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए हैं 8, 9, 10, 12, 14, 15, है ना। इस तरीके से बीच में आप बोल रहे हैं कि सर 13 को गायब कर दिए, तो बताओ बाबू 13 जो है एक और अपने अलावा किसी और से कटेगा नहीं ना। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, एक और स्वयं यानी कि अपने आप से कटे वो हमारा क्या कहलाता है। क्योंकि ये जो संख्या है दोस्तों 13, ये है आपका अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या है, इसलिए मैंने यहाँ पर 13 नहीं लिखा। ठीक है, बाकी 14, 15 यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 14 जो है 2 से भी कटता है और 7 से भी कटता है और अपने यानी कि 1 से भी कटता है। ठीक है, यानी कि 1 से, 2 से और 7 से और अपने आप से। ठीक है, तो इसलिए सभी के सभी संख्या जो यहाँ पर देखा गया है, और भी संख्या हो सकते हैं जो एक और स्वयं के अलावा अतिरिक्त अंक से कट रहे हैं, वो सभी के सभी संख्या यौगिक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यौगिक संख्या के बारे में हो गया। अब हमारा दोस्तों है सहअभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सहअभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, 1 होते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि सहअभाज्य संख्या बराबर, है ना दोस्तों, 2 प्राकृत संख्या a और b को सहअभाज्य संख्या कहा जाता है यदि उनका HCF क्या हो, 1 हो। ठीक है, क्या हो दोस्तों, HCF उसका 1 हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर नहीं दिए हैं, एग्जाम्पल में हो जाएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए 2 और 3, क्या है 2 और 3, जिसमें हमने 2 को मान लेते हैं a और 3 को मान लेते हैं b। ठीक है, ये जो हमारे सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। कैसे, देखिए इसका HCF जो है 1 आता है कि नहीं, तो हम यहाँ पर आपको निकाल कर दिखाते हैं। ठीक है, HCF निकालने के लिए बड़ा वाला अंक क्या करेंगे, बीच में रखेंगे और छोटा वाला से भागा देंगे, ये ना करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 2 से भागा देंगे, 2 एकम 2 लगेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पर 1 जो है अब यहाँ से इसको उतार देंगे और 1 में 2 क्या करेंगे, लगा देंगे, तब कट जाएगा। ठीक है, तो जो काटता है वही उसका मसा कहलाता है, HCF कहलाता है। तो यही मैं बता रहा था यहाँ पर कि सहअभाज्य संख्या यानी कि 2 प्राकृत संख्या a और b को सहअभाज्य संख्या कहा जाता है यदि उनका HCF जो है हाई कॉमन फैक्टर जो होता है क्या हो, 1 हो, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसके बारे में जान लेना है। बाकी दोस्तों अब हम लोग के जो पढ़ना है 10th में यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका से, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, मसा निकालना है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें इसे जानना होगा कि a और b जो है 2 धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा, 2 धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा और ऐसे द्वितीय अधनात्मक पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या q और r जो है विद्यमान है। क्या रहेगा दोस्तों, q और r विद्यमान है, जिसमें बताया गया कि a बराबर bq प्लस r। यानी कि दोस्तों यहाँ पर a को मान लेना है भाज्य, क्या मानना है, भाज्य मान लेना है और फिर बराबर लिखना है, क्योंकि आपको पता है भाज्य बराबर होता है भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल होता है ना। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, इस फॉर्मूला पे हमें एक्सरसाइज को बनाना है। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से बता करके, समझा करके और इस फॉर्मूला पे क्या करूँगा, आपके सभी क्वेश्चन को हल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, जो मैंने यहाँ पर आपको दर्शा करके बता दिया हूँ। ठीक है, यानी कि a बराबर क्या लिखना है, bq प्लस r। ठीक है, a को मानना है भाज्य और b को मानना है भाजक, q को मानना है भागफल और r को मानना है शेषफल। जिसमें दोस्तों इस तरीके से आप भाज्य को क्या करेंगे, जो बड़ा वाला संख्या होगा भाज्य उसको बीच में लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, बीच में, और जिससे भागा देंगे यानी कि भाजक, क्या भाजक, तो हमारा इसको b से डिनोट होगा। ठीक है, उसके बाद हम भागफल जो लिखते हैं यानी कि जितना मतलब लगाते हैं वो यहाँ लिखते हैं ना, वो हमारा भागफल हुआ, उसको q से, क्या चीज से, q से, और जो नीचे शेष बचता है दोस्तों उसको r से। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दर्शा कर बता दिया है। तो आपको क्या करना है कि इसके आधारित आपको एक्सरसाइज 1 बनाना है। तो दोस्तों आपको मैंने यहाँ तक के जो भी बातें समझाई, यानी कि ये आपका जो था थोड़ा सा परिचय था, इसके बारे में मैंने बताया,
इतना मेहनत से आप लोगों को समझाया। अगर हमारी थोड़ी सी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं दोस्तों अब इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज बनाने जा रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी से सीख पाए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।